नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सफर पर निकाल रहे हैं जो हमें भविष्य में ले जाएगा। हम बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जिसे हम आज देखते हैं और उस बिहार की जिसका सपना हम 2050 के लिए देखते हैं। क्या जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सच होंगे या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करेगी? इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, हम करेंगे एक विजन 2050 बिहार का फ्यूचर, रियलिस्टिक ग्राउंड रिपोर्ट। हम आज की सच्चाइयों को समझेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे और फिर अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले 25-30 सालों में बिहार की तस्वीर कैसी हो सकती है। ये वीडियो एक आईना है जो हमें आज की स्थिति और कल की उम्मीदों के बीच का फर्क दिखाएगा। हम हर पहलू पर बात करेंगे, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, टेक्नोलॉजी से सियासत तक और पर्यावरण से जुड़े खतरों तक। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार सच में विकास की नई उड़ान भरेगा या फिर पुरानी समस्याओं में ही उलझा रहेगा। ये एक ग्राउंड रिपोर्ट है जहां आंकड़ों और उम्मीदों के साथ साथ जमीन पर दिखने वाली सच्चाइयों को भी जगह मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर और देखते हैं कि 2050 का बिहार कैसा दिखेगा। हर बिहारी के मन में ये सवाल है, क्या हमारा कल बेहतर होगा? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने और काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? क्या हमारे शहर और गांव विकसित होंगे? इन्हीं सवालों का जवाब हम इस रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम एक रियलिस्टिक लेंस से देखेंगे कि सरकारी दावे, निजी प्रयास और जमीनी चुनौतियां मिलकर बिहार को किस दिशा में ले जा रही है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य पर एक गंभीर चिंतन है। आइए शुरू करते हैं। बिहार की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था पर टिकी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े, बड़ा आदमी बने। लेकिन जब हम जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आती है। एक तरफ सरकारी स्कूल हैं, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, जहां टीचर्स की कमी है और जहां मिड डे मील की क्वालिटी पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। मैंने खुद के गांव में जाकर देखा है, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी बेसिक सुविधाओं के लिए तरास रहे हैं। यह आज की सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। इसके ठीक विपरीत शहरों में प्राइवेट स्कूल्स की एक अलग दुनिया है। चमचमाती बिल्डिंग्स, स्मार्ट क्लासेस, अंग्रेजी बोलने वाले टीचर्स। लेकिन यहाँ भी एक सच्चाई है, भारी भरकम फीस। एक आम आदमी के लिए अपने बच्चे को इन स्कूल्स में पढ़ाना एक सपने जैसा है। ये दो अलग अलग बिहार हैं जो एक साथ चल रहे हैं। एक बिहार जहां बच्चों को अक्षर ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरा बिहार जहां बच्चे विदेशी भाषा और टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। ये अंतर, ये खाई बहुत गहरी है। सरकार डिजिटल टूल्स और स्मार्ट क्लासेस की बात करती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कल्पना कीजिए 2050 में बिहार के हर गांव के स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड हो, हर बच्चे के हाथ में एक टैबलेट हो, इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो कि वो दुनिया के बेहतरीन टीचर से ऑनलाइन पढ़ सके। ये एक खूबसूरत सपना है और इस दिशा में कुछ प्रयास भी हो रहे हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और सरकारी ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उनकी पहुंच अभी भी सीमित है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर, क्या 2050 तक यह बदलाव हर बच्चे तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। डिजिटल टूल्स आएंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स कहां से आएंगे? इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचेगा, लेकिन क्या वो इतना सस्ता और रिलायबल होगा कि हर कोई यूज कर सके? इस बात की पूरी संभावना है कि 2050 में भी हमें यही दो बिहार देखने को मिलेंगे। एक तरफ शहरी बच्चे जो एआई और कोडिंग सीख रहे होंगे और दूसरी तरफ गांव के बच्चे जो शायद अभी भी टूटी फूटी बिल्डिंग्स में टीचर्स की कमी के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे। हाँ, स्थिति आज से बेहतर जरूर होगी। सरकारी स्कूल्स में सुविधाएं बढ़ेंगी, डिजिटल लिटरेसी भी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन वो जो बराबरी का सपना है वो शायद अधूरा ही रहेगा। इनइक्वालिटी यानी असमानता शिक्षा के क्षेत्र में 2050 में भी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी रहेगी। इस असमानता का सबसे बड़ा कारण होगा रिसोर्सेज का असमान वितरण। शहरों के प्राइवेट स्कूल्स में निवेश बढ़ता जाएगा क्योंकि वहां के लोग फीस दे सकते हैं। सरकारी स्कूल्स को फंड मिलेंगे, लेकिन करप्शन और लापरवाही के चलते वो जमीन तक कितने पहुंचेंगे ये कहना मुश्किल है।
टीचर्स की भर्ती में भी राजनीति और धांधली एक अहम मुद्दा बनी रहेगी, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर सीधा असर पड़ेगा। तो 2050 का अनुमान यही है कि बिहार में साक्षरता दर तो बढ़ जाएगी, लोग साइन करना सीख जाएंगे, आसान चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन जो असली ज्ञान है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो इनोवेशन की सोच है, वो शायद एक छोटे से तबके तक ही सीमित रह जाएगी। शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक सक्षम नागरिक बनाना है। इस मामले में 2050 का बिहार अभी भी संघर्ष करता हुआ ही नजर आएगा। शिक्षा के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है रोजगार का। एक बिहारी युवा जब पढ़ लिख कर तैयार होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सपना क्या होता है? एक सरकारी नौकरी। बिहार में सरकारी नौकरी एक नौकरी नहीं, एक इमोशन है, एक स्टेटस सिंबल है। लोग सालों साल अपनी जवानी के कीमती साल रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी की तैयारी में लगा देते हैं। पटना की कोचिंग गलियान इस बात का जीता जागता सबूत है, जहां लाखों युवा एक ही सपना लिए दिन रात एक कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकारी नौकरियां सीमित हैं। हर साल जितने लोग तैयारी करते हैं, उनका एक छोटा सा अंश ही सफल हो पाता है। बाकी लोगों के हाथ लगती है निराशा। यह जुनून, यह दीवानगी एक तरह से बिहार के ह्यूमन रिसोर्स का गलत इस्तेमाल है। जो ऊर्जा, जो प्रतिभा नए उद्योग लगाने में, नए स्टार्टअप्स शुरू करने में लग सकती थी, वो एक रेस में खर्च हो जाती है जहां जीतने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, उम्मीद की एक किरण जरूर दिखती है। कुछ सालों से बिहार में आईटी हब्स और स्टार्टअप्स का कल्चर पनपने लगा है। पटना, दरभंगा जैसे शहरों में कुछ कंपनीज आ रही हैं। कुछ स्थानीय युवा भी हिम्मत करके अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सरकार स्टार्टअप बिहार जैसी पॉलिसीज की बात करती है, निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करती है। ये एक अच्छी शुरुआत है। कल्पना कीजिए 2050 में पटना या मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे आईटी हब बन जाएं, जहां बिहारी युवाओं को काम करने के लिए बाहर न जाना पड़े। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच एक लंबा फासला है। एक आईटी हब या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए सिर्फ पॉलिसी काफी नहीं होती। उसके लिए चाहिए 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, सुरक्षा का माहौल और एक स्किल्ड वर्कफोर्स। बिहार इन सभी मामलों में अभी भी संघर्ष कर रहा है। निवेशक आने से पहले 1000 बार सोचते हैं, इसलिए जो विकास हो भी रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो 2050 में रोजगार की तस्वीर कैसी होगी? मेरा अनुमान है कि स्थिति आज से थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद करना बेईमानी होगी। शहरी इलाकों में आईटी, सर्विसेज और छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ नौकरियां जरूर पैदा होंगी, लेकिन ये नौकरियां बिहार की विशाल बेरोजगार फौज को समाहित करने के लिए नाकाफी होंगी। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भी बिहार के सिर्फ 30% युवाओं को ही स्थानीय स्टार प्रबंधक की नौकरी मिल पाएगी। इसका मतलब साफ है, बाकी के 70% लोगों का क्या होगा? उनके पास वही पुराना विकल्प बचेगा, पलायन, माइग्रेशन। वो फिर से ट्रेन पकड़ेंगे और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब की तरफ निकाल पड़ेंगे, वही काम करने के लिए जो उनके बाप दादा करते आए हैं। उनकी डिग्री, उनकी प्रतिभा, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। वो दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, जबकि उनका अपना राज्य उनकी काबिलियत का फायदा नहीं उठा पाएगा। ये बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है और मुझे डर है कि 2050 में भी ये त्रासदी जारी रहेगी। सरकारी नौकरी का मोह कम नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर उस तेजी से विकास नहीं कर पाएगा जितनी जरूरत है, और पलायन बिहारी समाज की एक अनिवार्य सच्चाई बनी रहेगी। जब तक जमीनी स्तर पर उद्योगों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल नहीं बनाया जाता, तब तक बदलता बिहार का नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह जाएगा। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। डिजिटल इंडिया का शोर हर तरफ है और इस शोर में डिजिटल बिहार की आवाज भी सुनाई देती है। सरकारी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में आ रही है और हर मंत्री, हर नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव है। शहरों में 4G चल रहा है और अब 5G की भी दस्तक हो चुकी है। ये सब देखकर लगता है कि बिहार तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की ट्रेन पर सवार हो चुका है। लेकिन जब हम शहरों की चमक से दूर गांव की पगडंडियों पर उतरते हैं तो सिग्नल गायब हो जाता है। सच्चाई ये है कि बिहार में डिजिटल प्रगति अभी भी बहुत पैची,
यानी छिटपुट है। शहरों में आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, लेकिन शहर से 20 किलोमीटर दूर जाते ही इंटरनेट आपसे आंख मिचुली खेलने लगता है। कई गांव में आज भी लोग आपस में बात करने के लिए मिस्ड कॉल का सहारा लेते हैं ताकि बैलेंस न कटे। डिजिटल लिटरेसी की स्थिति और भी खराब है। लोग स्मार्टफोन तो रखने लगे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया तक सीमित है। उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि 2050 तक हाई स्पीड इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए हर गांव, हर घर तक पहुंच जाएगा। कल्पना कीजिए, एक किसान अपने स्मार्टफोन पर मौसम का सटीक अनुमान देखकर अपनी फसल की योजना बना रहा है। एक गांव की महिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ से बने सामान को देश विदेश में बेच रही है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने फोन से उठा रहे हैं। ये है डिजिटल बिहार का असली सपना। लेकिन इस सपने को सच करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हर गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचाना, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम है। दूसरी चुनौती है डिजिटल साक्षरता। लोगों को सिर्फ फोन देना काफी नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखाना भी जरूरी है, वरना टेक्नोलॉजी फायदे से ज्यादा नुकसान भी कर सकती है, जैसा कि हम ऑनलाइन फ्रॉड और गलत खबरों के रूप में देखते हैं। मेरा अनुमान कहता है कि 2050 तक बिहार में टेक्नोलॉजी का विस्तार तो होगा, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल डिवाइड यानी शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का अंतर और भी गहरा हो जाएगा। पटना, गया, भागलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे, जहां AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, हर सुविधा ऑनलाइन होगी। लेकिन दूर दराज के गांव शायद अभी भी बेसिक कनेक्टिविटी के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। वहां इंटरनेट होगा, लेकिन उसकी स्पीड और रिलायबिलिटी हमेशा एक मुद्दा बनी रहेगी। ये अंतर सिर्फ सुविधाओं का नहीं, बल्कि अवसरों का भी होगा। शहरी युवा टेक्नोलॉजी की मदद से ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ जाएंगे, फ्रीलांस काम करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, जबकि ग्रामीण युवा बेहतर कनेक्टिविटी न होने के कारण इन अवसरों से वंचित रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन बनकर रह जाएगी, एम्पावरमेंट का टूल नहीं बन पाएगी। इसलिए डिजिटल बिहार का नारा तब तक एक अटका झांसा ही लगेगा, जब तक टेक्नोलॉजी का लाभ समान रूप से हर नागरिक तक नहीं पहुंचता। 2050 में बिहार के पास टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी सबके लिए होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए आज से ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो टेक्नोलॉजी बिहार को जोड़ने की जगह तो हिस्सों में बांट देगी, एक डिजिटल बिहार और एक एनालॉग बिहार। बिहार की किस्मत का फैसला उसकी राजनीति करती है। हर चुनाव में विकास का नारा जोर शोर से लगाया जाता है। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार। ऐसा लगता है कि बस अब चुनाव के बाद बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही वोटिंग का दिन नजदीक आता है, विकास का मुद्दा पीछे चला जाता है और सारी चर्चा आकर जाति पर टिक जाती है। ये हमारी जाति का नेता है, उसने हमारी जाति के लिए क्या किया, फलान जाति को इतने टिकट मिले। ये बिहार की सियासत की कड़वी सच्चाई है। यहाँ आज भी वोट विकास के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर मांगा और दिया जाता है। नेता भी जानते हैं कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं, बस अपनी जाति का समीकरण साध लेने से उनकी जीत पक्की है। इस जातिवाद के खेल में नस्ली मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमेशा के लिए हाशिए पर चले जाते हैं। इसने बिहार को दशकों से पीछे धकेल रखा है, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नई पीढ़ी जो पढ़ लिख रही है, जो सोशल मीडिया पर दुनिया से जुड़ रही है, वो अब जाति से ऊपर उठकर सोचने लगी है। वो अपने नेताओं से काम का हिसाब मांग रही है, वो सवाल कर रही है। कुछ पढ़े लिखे प्रोफेशनल युवा अब सियासत में भी आने की हिम्मत कर रहे हैं। उनका एजेंडा जाति नहीं बल्कि विकास है। वो पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। कल्पना कीजिए 2050 की बिहार विधानसभा की, जहां नेता एक दूसरे पर जातिवाद के आरोप लगाने की बजाय एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर मॉडल्स और एनवायरमेंटल इश्यूज पर बहस कर रहे हो। जहां युवा प्रोफेशनल MLAs और MPs अपने अनुभव से रजा के लिए बेहतर कानून बना रहे हो। ये एक ऐसा सपना है जो हर बिहारी देखता है, लेकिन इस सपने को पूरा होने में अभी बहुत वक्त है।
जाति की जड़ीन बिहारी समझ और सियासत में बहुत गहरी है। उन्हें 1 या 2 दशक में उखड़ फेंकना आसान नहीं है। पुरानी पीढ़ी के नेता और उनके समर्थक इस सिस्टम को इतनी आसानी से नहीं बदलने देंगे। वो हर चुनाव में जाति का कार्ड खेलेंगे, लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि 2050 तक बिहार की राजनीति में थोड़ा सुधार तो आएगा, लेकिन पूरी तरह से बदलाव नहीं होगा। राजनीति में नए चेहरे आएंगे, विकास की बातें भी ज्यादा होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे जाति का खेल चलता रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक बिहार की सियासत सिर्फ 30% ही मॉडर्न यानी मुद्दे आधारित हो पाएगी। बाकी 70% पर अभी भी जातिवाद और परिवारवाद का ही कब्जा रहेगा। ये धीमा बदलाव बिहार के विकास की गति को भी धीमा रखेगा। जब तक राजनीति में विकास केंद्रित सोच हावी नहीं होगी, तब तक बेहतर पॉलिसीज नहीं बनेंगी, और अगर बन भी गईं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा। इसलिए बिहार के भविष्य को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी राजनीति को बदलना जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है, खासकर युवा पीढ़ी पर, कि वो जाति के जाल से बाहर निकालकर काम के आधार पर अपना नेता चुनें। हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसे खतरे को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर सकता है। ये खतरा है पर्यावरण का, क्लाइमेट चेंज का। बिहार इस मामले में देश के सबसे कमजोर राज्यों में से एक है। एक तरफ हर साल आने वाली बाढ़ है जो नॉर्थ बिहार में लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती है। उनके घर, उनकी फसलें, सब कुछ पानी में बह जाता है। ये बात कोई नई बात नहीं है, दशकों से आ रही है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यानी बार बार आना और ज्यादा विनाशकारी होना बढ़ गया है। नदियां ज्यादा पानी ला रही हैं, बारिश अनियमित हो गई है, सरकार हर साल बंध बनाती है, राहत कार्य चलाती है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। हर साल हजारों करोड़ रुपए पानी में बह जाते हैं। दूसरी तरफ है गर्मी का प्रकोप। साउथ बिहार के इलाके हर साल भीषण गर्मी और सूखे की चपेट में आते हैं। हीट वेव्स आम हो गई है। तापमान 45 से 37 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है। जमीन के नीचे का पानी सूख रहा है, पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है, फसल चक्र बिगड़ गया है। यह भी क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। अब जरूरत है आपातकालीन कदम उठाने की, जरूरत है क्लाइमेट एक्शन की। हमें अपनी नदियों को पुनर्जीवित करना होगा, उनके नेचुरल फ्लो को आजाद करना होगा। हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे, ग्रीन कवर बढ़ाना होगा। हमें वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना होगा, बारिश के पानी को संचित करना होगा। हमें अपनी खेती के तरीकों को बदलना होगा। ऐसी फसलें उगानी होंगी जो कम पानी में और बदलते मौसम में भी टिक सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये सब कर रहे हैं? सरकारी स्तर पर जल जीवन हरियाली जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर असर अभी भी बहुत कम दिखता है। पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? तालाब खोदे जाते हैं, लेकिन उनमें पानी कहां से आएगा? जब तक पर्यावरण को एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाता, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। अगर कुछ नहीं बदला, अगर हमने पर्यावरण को इसी तरह नजरअंदाज करना जारी रखा, तो 2050 का बिहार एक भयावह तस्वीर पेश करेगा। बाढ़ और सूखे की घटनाएं और बढ़ जाएंगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लाखों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनकर अपने ही राज्य में इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। पीने के पानी और भोजन का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ये कोई डराने वाली कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। 2050 का बिहार सेफ रहेगा या क्लाइमेट से तबाह होगा, इसका फैसला हमें आज करना है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमें एक सस्टेनेबल, एक सतत विकास का मॉडल अपनाना होगा, जहां विकास और पर्यावरण साथ साथ चले, वरना हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा बिहार छोड़कर जाएंगे जहां सांस लेना भी मुश्किल होगा। तो इतने लंबे विश्लेषण के बाद आखिरकार 2050 का बिहार कैसा दिखेगा? क्या वो एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल राज्य होगा जैसा हम सपनों में देखते हैं, या फिर वो आज की तरह ही समस्याओं से जूझता हुआ धीमी गति से आगे बढ़ता एक राज्य होगा? चलिए हर सेक्टर का सच एक एक करके समझते हैं और एक आखिरी वास्तविक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के मामले में हम एक औसत सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। साक्षरता दर बढ़ेगी,
स्कूल्स में आधारभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और टेक्नोलॉजी का प्रवेश भी होगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और खासकर शहरी ग्रामीण क्षेत्र के बीच की खाई एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। पूर्ण बदलाव नहीं, बल्कि एक धीमा कछुए की चाल वाला सुधार ही 2050 में देखने को मिलेगा। रोजगार के मोर्चे पर कुछ स्थानीय नौकरियां जरूर पैदा होंगी, खासकर शहरों में आईटी और सर्विस सेक्टर के विस्तार से, लेकिन ये बिहार की विशाल आबादी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। पलायन यानी माइग्रेशन 2050 में भी बिहार की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक होगी। सरकारी नौकरी का आकर्षण बना रहेगा और प्राइवेट निवेश उस गति से नहीं आएगा जिसकी जरूरत है। रोजगार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास तेजी से होगा, लेकिन उसका फायदा असमान रूप से बटेगा। शहर स्मार्ट हो जाएंगे, सुविधाएं डिजिटल हो जाएंगी, लेकिन गांव इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। डिजिटल डिवाइड एक नई तरह की असमानता पैदा करेगा जो अवसरों के अंतर को और बढ़ा देगा। बिहार दो दुनिया में जिएगा, एक हाईटेक शहरी दुनिया और एक लो टेक ग्रामीण दुनिया। राजनीति की बात करें तो यहाँ बदलाव सबसे धीमा होगा। जातिवाद की पकड़ थोड़ी कमजोर जरूर पड़ेगी। युवा नेता मुद्दे की बात भी करेंगे, लेकिन चुनावी जीत हार का आधार अभी भी बड़े पैमाने पर जाती ही रहेगी। पुरानी सोच और नए विचारों के बीच एक लगातार कशमकश चलती रहेगी। सियासत अभी भी विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी रहेगी। और अंत में पर्यावरण, ये वो मोर्चा है जहां स्थिति बेहतर होने की बजाय और खराब होने का सबसे ज्यादा खतरा है। अगर हमने आज आपातकालीन स्टार पर काम नहीं किया तो 2050 तक बाद सूखा और हीट वेव बिहार की जिंदगी को और भी दुश्वार बना देंगे। ये एक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है और इसकी आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ी भूल होगी। तो कुल मिलाकर 2050 का बिहार आज के बिहार से कुछ मामलों में बेहतर, कुछ में वैसा ही और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर शायद बदतर होगा। ये एक मिक्स्ड रियलिटी होगी जहां उम्मीद और निराशा साथ साथ चलेंगी। ये कोई क्रांतिकारी रूप से बदला हुआ बिहार नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा बिहार होगा जो अभी भी अपनी असली क्षमता को पाने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक वास्तविक तस्वीर है। तो दोस्तों, ये थी 2050 के बिहार की एक वास्तविक तस्वीर। ये तस्वीर शायद उतनी सुनहरी नहीं है जितनी हम चाहते हैं, लेकिन ये जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब है। हमने देखा कि हर सेक्टर में उम्मीद है, लेकिन हर सेक्टर में चुनौतियां भी कम नहीं है। बदलाव हो रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। असली सवाल यह नहीं है कि 2050 में बिहार कैसा होगा। असली सवाल यह है कि हम यूज कैसा बनाना चाहते हैं। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये भविष्य हमारे आज के फैसलों, हमारे आज के कर्मों से बनेगा। अगर हम आज जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट देंगे, अगर हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे और अगर हम सरकार से सवाल करना सीखेंगे, तो इस तस्वीर को बदला जा सकता है। हम बदलाव की गति को तेज कर सकते हैं। निराश होकर बैठ जाना कोई विकल्प नहीं है। हिम्मत करनी होगी, पहल करनी होगी और एक बेहतर बिहार के लिए संघर्ष करना होगा। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, क्या हम 2050 तक बिहार को बदल पाएंगे? सब कुछ हमारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 2050 का बिहार आपकी नजरों में कैसा होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये चर्चा हर बिहारी तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।